अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जद्दो। नाज़रीन, कोयटा से रावलपिंडी तक सियासी पारा इस वक्त हाई हो चुका है। क्या हवाओं का रुख अब बदलने वाला है? नाज़रीन, बात करेंगे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है। क्या होगा? क्या हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है या नहीं? नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। अब पीडीएम ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, रावलपिंडी में मुजाहरा भी किया। पीडीएम का अगला एक्शन क्या हो सकता है और उनका एक्शन प्लान क्या है, उनके इरादे क्या हैं और क्या वाकई में वो इस बार जब सड़कों पर निकले हैं तो आवाम का नारा लगाकर निकले हैं, क्या आवाम की बात करने के लिए निकले हैं? नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे और आपको मिलवाएंगे प्रोग्राम के आखिर में काबुल में जब कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया था, कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ था, उस दौरान पाकिस्तानी सहाफ़ी सुमेरा खान ने वहां पर रिपोर्टिंग की और अब उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर उनको आलमी अवार्ड दिया गया है, उनके नाम को सराहा गया है, उनका नाम रिकॉग्नाइज किया गया है। उनसे भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको मिलवाएंगे। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन करेंगे कोयटा से बराह रास्त सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद रिन साहबी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज अदील मैं आपसे करूंगी। अदील, ये बताइएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं हर तरफ जो पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं बहुत तेज हो चुकी हैं, ऑपोजिशन बहुत हमें अलर्ट दिखाई दे रही है, सियासी पारा इस वक्त बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। ये बताइए, जो वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है, क्या अब हम ये समझ लें कि हवाओं का रुख बदल चुका है और अब हुकूमत के लिए वाकई में खतरे की घंटी बज चुकी है? देखें, ऐसे लग रहा है कि जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके तनाजुर में लोग इसको जोड़ रहे हैं। जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, इससे ये लावा कई महीनों से पक रहा था और बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है ये इस जो नहज पे पहुंची, वो पहुंची कैसे? तो जो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो इस मामले को कवर कर रहे हैं उनसे भी बात हुई, खुद भी हमने इस सिचुएशन को ऑब्जर्व किया। तो जो चीज़ें सामने आई उसमें जो बलूचिस्तान की सूरत हाल में जो वज़ीर आला साहब का जो रवैया है, असल में वो सबसे बड़ी रीज़न थी और ये कई महीनों से ये लावा जो है ये पक रहा था और इस सूरत में जो है वो सामने आ गया। जो इनके अपने वजीर हैं उनका ये शिकवा होता था कि जो उनकी अपनी वजारतों के सेक्रेटरीज हैं उनको हिदायत थी कि उन्होंने जाम साहब को रिपोर्ट करना है। उनको वजीरों को अपनी वजारतों में एक दर्जा चहारम के मुलाजिम का ट्रांसफर करने तक का जो इख्तियार था वो अपने आप को उसमें बेबस समझते थे। तो ये इसके अलावा था कि वजीरों तक से मुलाकात इनकी नहीं हो पाती थी। 5-5 घंटे तो इंतजारगाह में इंतजार करना पड़ता था और उसके बाद पता चलता था कि वजीर आला साहब जो हैं वो चले गए, जा चुके हैं। फिर उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये कहा जाता था कि इनकी बड़ी बहस होती थी जो वजीरों के साथ भी, और बहुत सारे फैसले वहीं पर सुना दिए जाते थे। तो यानी इस तरह की चीजें थी जो पार्टी के दीगर अरकान तो दूर की बात, ये अपने वजीरों की बात हो रही है। अच्छा, फिर अपोजिशन के इसमें 24 अरकान है यहाँ असेंबली में, तो 16 जो इनके नाराज अरकान हैं, जब वो उन 24 अरकान के साथ मिल गए तो यानी कुल तादाद बन गई, यानी 40 के करीब तादाद बनती है, यानी 65 का अरकान है। तो आज जो करारदाद पेश हुई है, जो तहरीक अदम एतमाद, जो आज जो तहरीक बाकायदा आज पेश हो गई, अब 3 दिन बाद इस पर वोटिंग होनी है। इसमें अब वो जो 5 अरकान का मुअम्मा है जी कि जी 5 अरकान गायब कर दिए गए, क्या कर दिए गए। शाहवानी साहब बता रहे हैं कि जी उनको हमने कायल कर लिया है, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि इन्होंने तो कुरान पे हल्फ लिए हुए हैं। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि डिफेक्शन क्लॉज वाला मामला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यानी पार्टी के सरबराह अगर ये वजीर आला साहब खुद हैं तो यानी डिफेक्शन क्लॉज की पावर तो पार्टी के सरबराह के पास होती है। इन्होंने एक रिजाइन भी कर दिया था, वो रिजाइन उन्होंने ट्विटर पे किया हुआ था, वो कोई फॉर्मल रिटर्न कोई रेजिग्नेशन था नहीं। वो एक अलग से आगे जाके कंट्रोवर्सी बनेगी क्योंकि जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएगा उसकी नाअहली हो सकती है। आइन के तहत 18वीं तरमीम में ये चीज रखी गई थी। तो ये एक अलग से एक इशू नया सामने आएगा कि क्या वो खुद पार्टी के सरबराह हैं भी या नहीं, क्योंकि जो दीगर अरकान है वो कह रहे हैं इन्होंने तो रिजाइन कर दिया था, लेकिन ये कहते हैं जी हमने रिजाइन जो है वो उस तरह फॉर्मली नहीं किया था जिस तरह किया जाता है। तो अब इनके जो अपने लोग हैं उनमें जाहिर है इतनी इनके खिलाफ अब जो लोग इसको जोड़ रहे हैं ना कि मौजूदा कुछ सिविल मिलिट्री
कोई ताल्लुकात के हवाले से कुछ शायद लोग इसको maybe, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनकी जो हुकूमत को वहां बलोचिस्तान में यानी उनके तादियों को ये पहला झटका लग सकता है, तो इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये खालिस्तान वहां की जो मुकामी पॉलिटिक्स है, वज़ीर आला साहब का रवैया है, उसकी वजह से ये हो रहा है और इनके लिए इतना आसान नहीं है। अभी तो ये 33 अरकान ने टाइम वक्त भी मैटर करता है किस टाइम पर वो तहरीक पेश की जा रही है। शाहिद रिन साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। शाहिद साहब ये बताइए जो कि आप वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, नंबर्स क्या कहते हैं, क्या ये तहरीक कामयाब हो सकती है? और आज का आंखों देखा अहवाल भी बता दें आज असेंबली में क्या हुआ है। देखें, नंबर गेम की अगर हम बात करते हैं तो नंबर गेम डे 1 से नाराज अराकीन और अपोजिशन के पास है, लेकिन जो दावे जाम कमाल की जानिब से किए जा रहे थे कि वो नाराज अराकीन को मना लेंगे, और उनके तर्जुमान का आज ये दावा है कि जो 4 लोग गैर हाजिर हुए हैं उन्हें मना लिया गया है। अब उन्हें मनाया गया है या वो नहीं मनाया गया, ये एक अलग बहस है। लेकिन जो बात अदील कर रहे थे, अदील से एक बात पे मैं डिसएग्री करूंगा, वो ये है कि जैसे वो ये बता रहे थे कि इसका इस्लामाबाद या जो सूरत-ए-हाल इस वक्त इस्लामाबाद में उससे कोई लिंक नहीं। अच्छा, इसका लिंक बनता है। कैसे? उसका लिंक मैं आपको ये बताता हूं कि ये इस्लामाबाद में मौजूद एक बलूचिस्तान की सियासी शख्सियत जो है, उन्हें यह अंदाजा था कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान इस्लामाबाद की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी। वो सियासी शख्सियत मुस्तकबिल में बलूचिस्तान में जरगून रोड पे मौजूद वजीर आला हाउस के मकीन बनना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें बलूचिस्तान में दस्तयाब जो जहांगीर तरीन है और अलीम खान है वो मिल चुके हैं। तो इसलिए उन्होंने एक चीज को प्लान किया टाइमिंग के साथ, 24 से 48 आवर्स उनका टारगेट था जाम कमाल का इस्तीफा लेना। 48 आवर्स सस्टेन कर गए जाम कमाल, जिसके बाद अब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का खेल है वो मिसमैनेज हुआ है, जिसके बाद वो प्रोलॉन्ग होता जा रहा है। बलूचिस्तान में सियासत के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आखिरी वक्त तक आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी वजूहात साफ और वाज़ेह है कि बलूचिस्तान का फैसला जो है वो आखिरी दिन पे जाके होता है, और यहां भी रायशुमारी का दिन जो होगा वो फैसले का दिन होगा। यानी कि ये बताइएगा शाहिद साहब, ये बताइएगा कि पार्टी के सरबराही इस वक्त असल में किसके पास है? आईनी तो क्या पोजीशन है? ये इस्तीफे वाला मुअम्मा ये कैसे हल होगा? क्योंकि जो इसमें फ्लोर क्रॉसिंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, नंबर बेशक एक जाने पूरे हों ना हो, यानी जाम कमाल साहब अगर नाराज अराकीन में से काफी को मना भी लें, लेकिन जाहिर है कुछ तो जाएंगे दूसरी साइड पे, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे। तो उस सूरत में वो जो फिर जाहिर नाहली का आगे जो खतरा है उसको भी जाहिर है इन्होंने कैलकुलेट किया होगा। तो ये सिचुएशन असल में है क्या? पार्टी का असल में सरबराह आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर कौन है जो इस सारे मामले को रेगुलेट करेगा? देखें, इस वक्त जो जिस ट्वीट के हवाले से जाम साहब के इस्तीफे का कहा जा रहा है, उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन जब तक कोई वजाहत जारी नहीं करता, मैं या आप इस पे कोई आर्ग्यूमेंट ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल ठीक है, उसका इलेक्शन कमीशन जब तक ये यानी आपसे इस पे बुनियादी तौर पे तो कानूनी राय तो नहीं, लेकिन पार्टी वहां पार्टी में क्या सोच पाई जाती है उससे मुताल्लिक जानना चाह रहे हैं। देखें, इस वक्त जो पार्टी पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो पार्टी पोजीशन दोनों ग्रुप दावे कर रहे हैं कि उनके पास है पार्टी प्रेसिडेंटशिप। इसका मसले का हल इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। शाहिद साहब ये बताइएगा कि आज जो असेंबली का माहौल था वो क्या था, और दूसरा ये है कि हम माजी में देख चुके हैं, मुझे वो दिन याद है जब जो सादिक सिंजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी। जब तहरीक पेश हुई तो उस वक्त 64 लोग खड़े हुए, जब वोट निकले तो 50 लोग निकले। तो इसी एक्शन का जो है वो एक्शन रिप्ले हो सकता है, इसी तरह का मामला वहाँ पर भी हो सकता है। कहते हैं कि नहीं, जो नाराज अरकान हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, और जैसे दिल बड़ाई साहब ने कहा कि वो कुरान मजीद पर हलफ उठा चुके हैं कि हमने हर सूरत में जो है वो इनके खिलाफ खड़े होना है। और इसमें मेरे एक सवाल और ये भी है साथ कि अगर वो कुरान मजीद पर हलफ उठा चुके हैं तो फिर आज 4 अरकान क्यों नहीं आए? पहले 5 गायब थे, फिर 1 आ गए, 4 नहीं आए। तो क्या लगता है आपकी वहाँ पे क्या देख के
फीलिंग है कि भाई वाकई जो वो कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे पास 38 या 40 लोग हैं वो हैं, या ठीक है। सिर्फ दावे ही हैं उनके? सिद्दीक, जब उनसे रात दोबारा हमारा बहाल होगा हम उनसे क्वेश्चन भी करेंगे कि ये क्या जो नंबर गेम्स है वो बदल तो नहीं सकती, क्योंकि अमूमन ऐसा ही हम देखते हैं कि लास्ट मोमेंट पर नंबर गेम बिल्कुल चेंज हो जाती है, जो इत्तेहादी होते हैं वो दूसरी साइड पे चले जाते हैं। तो सिद्दीक, मुझे आप ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि जो बलूचिस्तान में इस वक्त जो हैपनिंग हो रही है, क्या वो कहीं पंजाब में भी हो सकती है, उसका रुख वहां भी टिल्ट हो सकता है? देखिए मारिया, हम पिछले कुछ रोज से देख रहे हैं, बल्कि कल मैं देख रहा था कि बहुत सीनियर लोग थे जिन्होंने ये फैसला सुना दिया कि इमरान खान इज़ नो मोर, पीटीआई गई, ख़त्म। और वो सारी की सारी जो उनका ये एनालिसिस है वो जो मौजूदा अफवाहें, ख़बरें जो ज़राए से सामने आ रही हैं उनके बुनियाद पर है। तो मैं नहीं समझता कि अभी ये इतनी जल्दी ये बात कही जाए। और जैसे इस हद तक मैं अदील वड़ाई साहब से इत्तफाक करता हूँ जो उन्होंने कहा था कि जो मौजूदा जो मामलात जो तासुर दिया जा रहा है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये बहुत पुराना मामला चल रहा था। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि बलूचिस्तान का जो मामला है वो सिर्फ बलूचिस्तान का मामला नहीं होता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का सबसे हसास तरीन इलाका बलूचिस्तान है। भारत सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में करता है। सी पैक का रास्ता वहां से वो रोकना चाहते हैं, दहशतगर्दी वहां पे वो करते हैं, कलभूषण वहां से पकड़ा गया। भारत ये बात ऑन रिकॉर्ड कह चुका है कि हम इन्वेस्ट करेंगे और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करवाएंगे। तो फिर ऐसी सूरत हाल में, और फिर आप ये भी देखें कि बदकिस्मती से बलूचिस्तान को महरूम रखा गया। उसकी वजह इमरान खान साहब खुद बता चुके हैं कि भाई जितने यहाँ पे एक डिवीजन में सीटें हैं, उधर वहाँ पे पूरे बलूचिस्तान में उतनी एमएलए की सीटें, और इसलिए नहीं वो उसको एक कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती कि जी बलूचिस्तान को इंपॉर्टेंस दी जाए। फिर वहाँ पे ये देखें महरूमी, आप ये देखें कि एक बलूचिस्तान में बैठा हुआ पाकिस्तानी जब टीवी पे देखता है कि लाहौर में मेट्रो चल रही है, ऑरेंज लाइन चल रही है, पिंडी इस्लामाबाद में भी चल रही है, पेशावर में भी बीआरटी चल रही है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में तो खैर एक और तरह का मामला है, वहाँ पे तो उस तरह से नहीं है। लेकिन ये जो इस तरह की सहूलियात हैं, फिर और ये अभी जो एक और शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी चाइना की मदद से 165 अरब रुपए से, जो लाहौर में इस तरह की एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बात यह है कि वो जब ये देखते हैं कि यहाँ पे ये कुछ है और वहाँ पे पीने का साफ पानी भी नहीं है, तो फिर वो सवाल तो वो एक क्वेश्चन रेज होता है। शाहिद साहब हमें ज्वाइन कर लिए। शाहिद साहब, सर सदीक साहब से सवाल कर रहे थे कि एक तो कौमी असम्बली का वहां पर वहां की असम्बली का हाल बताएगा, वहां पे क्या आज प्रोसीडिंग रही, और सेकेंडली क्या नंबर गेम्स जो है वो बदल सकते हैं? जैसे पहले हमेशा हम देखते आए हैं ऐसा ही होता है कि अचानक से ऑन द स्पॉट नंबर गेम्स चेंज हो जाती है। देखें, असेंबली में आज भी जो सूरत हाल थी, दोनों तरफ एतमाद जो है वो बला का एतमाद था। जाम कमाल मुतमईन थे कि वो 4 दिन बाद इस अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे, और नाराज अराकीन मुतमईन थे कि वो 4 दिन बाद जाम कमाल को निकाल देंगे। अच्छा, अब ये कौन ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है, इसका फैसला तो 4 दिन बाद होगा। लेकिन जो बात सिद्दीक जान ने सादिक संजरानी वाली की, कल जो नाराज अराकीन ने अपना नंबर गेम शो किया था वो 37 के करीब था, जिसमें से आज 4 लोग तकरीबन गैर हाजिर हो गए, तो उसके बाद ही आके 33-34 पे खड़ा हो गया। आने वाले 4 दिनों में अगर इसमें से 2 लोग भी आगे पीछे हो गए तो 33 का नंबर पूरा नहीं होगा। तो सादिक संजरानी फॉर्मूला जो है सेनेट वाला, आप उसे खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते। अच्छा, इसमें शाहिद साहब ये देखें, सेनेट में जो वोटिंग थी वो खुफिया वोटिंग थी, और उसमें बड़ी यानी खुफिया वोटिंग में तो पता ही नहीं चलता। इमरान खान साहब का तो है उस वक्त नैरेटिव ये था कि ये ओपन होनी चाहिए, और उस वक्त मालूम ही नहीं हुआ कि किसने पार्टी के साथ या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कौन गया। इसमें ये मामला खुफिया नहीं होता, इसमें सब ओपन होता है, और जो भी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाता है इसमें उस पर डिफेक्शन क्लॉज लग जाती है, और उसमें नाअहली होती है, उसको उस रुकन को अपनी जो सीट है उससे हाथ धोने पड़ते हैं। और आने वाले दिनों में यानी ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नहीं होती, लेकिन आने वाले दिनों में बलूचिस्तान के हवाले से ये कानूनी जंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लड़ी जाएगी। जाहिर है अगर ये नहीं होती कामयाब या कामयाब होती है, दोनों केसेस में ये मामला इलेक्शन कमीशन में डिफेक्शन क्लॉज की सूरत में आएगा कि उनकी सदारत का जो मामला है, पार्टी सरबराही का जो मामला है, और ये भी अपनी नोयत का यानी 18वीं तरमीम आने के बाद इस अंदाज में तहरीक अदम एतमाद आना, ये भी अपनी नोयत का एक बड़ा ही एक मुनफरिद वाकया है, क्योंकि पार्टी अरकान अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाती। जी जी, शायद साहब कुछ कह रहे थे।
ये बलूचिस्तान 1970 में जब से सूबा बना है, चौथे वजीर आला हैं जाम कमाल जिनके खिलाफ अदम एतमाद आई है। 3 वज़राए आला ने अदम एतमाद पेश होने से पहले इस्तीफे पर इक्तफा किया। ये पहले वजीर आला हैं जिनके खिलाफ अदम एतमाद असेंबली फ्लोर पर टेबल हुई है। दूसरी जो बात आपने की लेकिन इसमें शाहिद साहब ये हमारी इसमें रहनुमाई कर दीजिएगा कि इससे पहले जो अदम एतमाद आती रही, यानी पार्टी के अंदर से इस अंदाज में अदम एतमाद आना, ये बड़ा दिलचस्प और मुनफरिद है। अदम एतमाद तो आती रहती हैं, अदम एतमाद तो तहरीक आती हैं, लेकिन ये इसका क्या इंपैक्ट होगा, इसको जरा थोड़ा सा वजाहत कर दीजिएगा। देखें, 4 जो वज़राए आला थे, ताज जमाली चूंकि पीपल्स पार्टी से अकेले रुकन थे और वजीर आला थे, तमाम इत्तेहादियों ने उनकी सपोर्ट की थी। लेकिन सरदार अख्तर मेंगल और सनाउल्लाह ज़हरी दोनों के खिलाफ अदम एतमाद उन्हीं की जमात से आई थी और उन्होंने इस्तीफे पर इक्तफा किया था। जाम कमाल के खिलाफ भी जो पहली अदम एतमाद टेक्निकल ग्राउंड पे रिजेक्ट हुई, वो अपोजिशन की तरफ से आई थी, लेकिन वो टेक्निकल ग्राउंड पे रिजेक्ट हो गई। ये जो अदम एतमाद है उनकी अपनी जमात की तरफ से आई है। और इसमें जो बात आपने शाहिद साहब, इसमें दिलचस्प बात जो थी, मैं बुनियादी तौर पे जो बात करना चाह रहा था कि जिस तरह नून लीग की आपने बात की, तो पार्टी की जो कौमी सतह पर सरबराही थी उनके पास नहीं थी, और यहां पर सूरत हाल बड़ी इसलिए डिफरेंट है कि जो पावर्स हैं डिफेक्शन क्लॉज की, जितनी भी इससे पहले अदम एतमाद की तहरीक आई हैं, वो उन लोगों के पास नहीं थी। ये इसलिए बड़ा दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है कि यानी जिसके पास पावर्स हैं वो उनके खिलाफ मामला जा रहा है। ये इसलिए मैं इसको कह रहा था कि ये मुनफरिद है। देखें, डिफेक्शन क्लॉज का इंप्लीमेंट हमें दोनों सूरतों में नजर आ सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इलेक्शन कमीशन को यह तय करना होगा कि हु इज पार्टी प्रेसिडेंट, इधर जाम कमाल और ज़हूर बुलेवी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग दोनों पार्टीज जो हैं वो मुतमईन है कि जो तहरीक अदम एतमाद पेश कर रहे हैं वो भी मुतमईन है, और जाम कमाल साहब भी मुतमईन है कि हम अपने नंबर गेम्स जो है पूरी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद ज़रीन साहब ने प्रोग्राम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद बात करेंगे पीडीएम जो एहतजाज कर रही है। आज उन्होंने पिंडी में मुजाहरा किया, क्या ये वाकई में जो लॉन्ग मार्च है ये इस्लामाबाद दाखिल हो सकता है? और जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हो सकता है कि जैसे ही लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा हो, नवाज शरीफ भी वापस आ सकते हैं। क्या वाकई नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं पीडीएम इस वक्त सड़कों पे निकल चुकी है और आज उन्होंने रावलपिंडी में मुजाहिरा भी किया है। अब जो एक्शन प्लान है पीडीएम का वो क्या है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सिद्दीक ये बताइएगा कि आगाज कर दिया उन्होंने, सड़कों पे निकल आए और आगे ऐसी बातें भी हो रही है कि शायद लॉन्ग मार्च भी होगा, तो आप बताएं कि आज तो उनका पहला दिन था, पिंडी मुजाहिरा किया उन्होंने, कैसा रहा उनका पहला दिन? देखें, बात यह है कि पहला दिन मारिया कोई हमें इम्पैक्ट उसका नज़र नहीं आया, कोई बड़ी तादाद लोगों की नहीं निकाल सके, मेन लीडरशिप के कोई बयानात नहीं थे, कोई खिताब नहीं था। मैंने आपको बताया ना कि ये सिर्फ बहाना है सड़कों पर आने का, असल वजह कुछ और है। अच्छा मारिया, अगर आज आपने देखा कि आज इनके जो एहतजाज शुरू हुए, कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके, लेकिन मारिया अगर आप सुना दें कि जब 20 सितंबर 2020 को पीडीएम बनी थी तो उस वक्त क्या एक्शन प्लान दिया गया था, और अब जो है वो अभी जो है वो 17 और 18 को क्या एक्शन प्लान दिया गया है, तो ज़रा हमारे नाजरीन देखें कि जब 20 को इन्होंने इतना कंप्रीहेंसिव प्लान दिया था और उसके बाद हमने देखा इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने पहले मीटिंग्स की, फिर उन्होंने जो है वो रैलियां की, इन्होंने मुजाहरे किए, फिर उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े बड़े जलसे किए, कोयटा, कराची, हर जगह जलसे बड़े बड़े ऐसे ऐलानात भी किए। अच्छा, और उसके बाद जब बड़े बड़े जलसे कर लिए, उसके बाद इन्होंने क्या करना था जो इन्होंने नहीं किया, और अब एक बार फिर जो इन्होंने ऐलान किया, दोनों अगर मारिया आप इकट्ठे सुना दें अपने देखने वालों को कि 20 सितंबर 2020 को क्या कहा था, और 1 साल और 1 माह बाद तकरीबन अब 17 और 18 अक्टूबर को ये क्या करने जा रहे हैं, तो जरा पता चल जाएगा। जरा ये देखिए माजी और मौजूदा एक्शन प्लान में फर्क क्या है जो पीडीएम ने पेश किया। सिद्दीक, एक बात कॉमन थी और वो ये थी कि मुजाहिरे किए जाएंगे, लॉन्ग मार्च किए जाएंगे, पहले तो नहीं हो सके, पहले तो नतीजा ये निकला था कि पार्टीज अलग अलग हो गई थी। क्या अब पार्टीज एक पेज पे रहकर और ये लॉन्ग मार्च कर सकेंगे, और ये वाला एक्शन प्लान क्या कारआमद साबित होगा? देखिए हमारी अभी आपने सुनाया कि 2020 में उन्होंने कहा था कि मुल्क की एहतजाजी तहरीक होगी, वो उन्होंने चलाई, अक्टूबर में जलसे होंगे किए, दिसंबर में उससे बड़े जलसे होंगे 2020 में किए, जनवरी में अब 3 चीजें थी इंपॉर्टेंट
देखिए मारिया, एक मोमेंटम होता है तहरीक का। आप तहरीक शुरू करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं, फिर आप आहिस्ता 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 एक वक्त आता है मोमेंटम पकड़ जाते हैं और पीक पे पहुंच जाते हैं। पीक पे पहुंच के उन्होंने 3 काम करने थे। वो 3 काम क्या थे? पहले उन्होंने लॉन्ग मार्च करना था इस्लामाबाद की तरफ जनवरी में, नहीं किया। दूसरा ये था कि अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल करना था, नहीं किया। तीसरा इस्तीफे देने थे, नहीं किया। और भाई अब आपने जब इतना पीक पे जाके आप कुछ नहीं कर सके तो आप सिंपल मुजाहरों से क्या कर लेंगे? और दूसरी बात यह है कि आज अवाम ने मुकम्मल तौर पर इनको मुस्तरद कर दिया, क्योंकि देखें अवाम बेवकूफ़ नहीं है। मारिया, हम जब मीडिया पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, अब सोशल मीडिया की वजह से अवाम हमसे ज़्यादा बाखबर होते हैं, हमसे ज़्यादा उनके एजुकेटेड हैं इन मामलात के ऊपर। अवाम को भी पता है कि कोई अवाम के दुख दर्द नहीं है, कोई महंगाई का दर्द नहीं है, हर किसी को अपना दर्द है। और इस वजह से ये पिंडी से आज आगाज़ किया है और आगे ये चलते रहेंगे। चले, लेकिन एटलीस्ट एक मोमेंटम बनता या नहीं बनता, लेकिन मुजाहिरों का आगाज हो चुका है। पीडीएम की जानिब से ऑपोजिशन एटलीस्ट इन एक्शन नजर आ रही है। लेकिन इस महंगाई को लेके, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से, क्या महंगाई को लेके आगे निकले हैं, अवाम के रिलीफ की बात करेंगे। अदील, ये बताइएगा, ऑपोजिशन तो इन एक्शन आ चुकी है, क्या हुकूमत इन एक्शन आई है महंगाई को लेके? देखें, इन सवा 3 सालों में पहली मर्तबा ऐसे लग रहा है कि प्रॉपर कोई सियासी माहौल बनता नजर आ रहा है। इससे पहले हुकूमत भी अपोजिशन की बातों को सीरियस नहीं लेती थी। यानी ये कहते थे हमने लॉन्ग मार्च करना है, हमने इस्तीफे देने हैं, हमने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, तो हुकूमत जो है उनके कान पे भी जून ही रेंगती थी। अब ये आए हैं अवामी इशू पर। बेशक ये कुछ और समझ के आए हैं, लेकिन एक अवामी इशू को सामने रखा हुआ है। इस अवामी इशू पे आज के पहले हम बात कर लेते हैं कि जो रावलपिंडी में इन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया है, ये तो पहला इंप्रेशन था। पहले इंप्रेशन का तो इम्पैक्ट होना चाहिए था। तो आज तो लोग पूछ रहे थे कि क्या वाकई एहतजाज हुआ भी है या नहीं। तो आज जो एहतजाज पिंडी में हुआ है, ये उनकी मुकामी क़यादत ने किया है। यानी अवाम को तो नहीं निकाल सके, और ये इनकी अगली स्ट्रेटेजी भी यही है कि कारकुनों को जमा करो, 200-300 कारकुन लाओ, और वो जो हमने ऐलान किया है उस पर जो बता दें जी कि हमने देखें जी अपना वादा पूरा कर दिया। अच्छा, हुकूमत एक्टिव हुई है या नहीं? हुकूमत भी एक्टिव हुई है। अच्छा, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने हम इजलास बुलाए। उन इजलासों में जो फैसले हुए हैं, अभी जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो ये खबरें आ रही हैं कि हुकूमत ने टारगेटेड सब्सिडी पेट्रोलियम मसनूआत पे भी देने का फैसला कर लिया। ये ऐसा दुनिया में वैसे कहीं नहीं हो रहा इस अंदाज में कि पेट्रोलियम मसनूआत जाएगी अवाम को टारगेटेड सब्सिडी। यानी जो लोग, जो निचला तबका है, जो बड़ी आबादी है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करती है, जो रिक्शों और जो आम वैगनों में सफर करती है, उनको किस तरह इसको टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि इससे आम आदमी इंपैक्ट हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर इसको हुकूमत इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो जाती है तो बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। और फिर यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए जो शय खुर्दनोश हैं, इन पर टारगेटेड सब्सिडीज दी जा रही हैं। अच्छा, अब ये जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड प्रोग्राम, किसान वाला जो प्रोग्राम, किसान कार्ड प्रोग्राम है, इसके अलावा जो एहसास प्रोग्राम है, उसके हवाले से वजीर आजम अब आए रोज इस पर बात करने लगे हैं। और ये आने वाले दिनों में ये चीजें इंप्लीमेंट अगर हो जाती हैं जिस तरह वो ऐलान कर रहे हैं और वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि हो जाएंगी, तो ये तो है ही आम आदमी से रिलेटेड है। ये है ही ग्रॉस रूट लेवल पर, देहातों की सतह पर। सब्सिडी की आप बात कर रहे हैं, उसको देने का भी फैसला किया गया है या वो अब इंप्लीमेंट होना बाकी है? देखें, जहां तक तो मामला है पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी का, क्योंकि इस पे शोर बहुत मचा है। ये चूंकि इस वक्त हाइप जो क्रिएट हुई है ना महंगाई की अचानक, ये हुई है पेट्रोल की वजह से, क्योंकि हर 15 दिन जाहिर है, हर 15 दिन बाद कीमतें बढ़ रही हैं, फिर डॉलर भी जाहिर है ऊपर जा रहा है और हमें पेट्रोल डॉलर में जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा, ये चीजें अपोजिशन को पता है, अपोजिशन ये जानती है कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, लेकिन इसके बावजूद जाहिर है, मैंने जैसे बताया ना कि असल मामला कुछ और है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, इससे अवाम को फायदा ही मिल रहा है ना। उन्होंने इस पे शोर किया, हुकूमत ने इस पर हुकूमत ने घबराना शुरू किया है, तो इजलास बुला रही है ना हुकूमत, और टारगेटेड सब्सिडीज देने का ऐलान किया, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब शाहिद खान अब्बासी कल एक टीवी टॉक शो में बात कर रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी के हवाले से, यानी एक जानिब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत टैक्स ज्यादा ले रही है, और दूसरी जानिब आप तनकीद करने पे आ रहे हैं, तो कह रहे हैं जी पेट्रोलियम लेवी क्यों कम की है, इससे तो आपकी आमदनी कम हो जाएगी। तो बल्कि ये आप शॉर्ट अगर चलवा सकें, ये काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में ये कल बात कर रहे थे शाहिद खान अब्बासी। सुने साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी लेवी के क्या बात कर रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं खुद सुने, फिर हम इस पर एनालिसिस करते हैं।
अदिल, जो इस पूरी कॉन्वर्सेशन से मुझे ये समझ आया है कि खुद ही ऑपोजिशन ये बात करी है कि पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ाई गई हैं, फिर साथ खुद ही ये बात भी करी है कि अगर आपने 5 रुपए बढ़ाया लेवी और 31 रुपए नहीं किया तो फिर आप अपनी आमदन 660 जो आप अरब आपने डिफाइन किया वो किस तरह से पूरी देखिए, अपोजिशन को ये चीज जाहिर करती है कि सूरत हाल का इदराक है, उन्हें मालूम है कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, उन्हें मालूम है कि ये जो हुकूमत ने टैक्सेस कम किए हैं ये वाकई किए हैं, और अब उस पर तनकीद शुरू कर दी है। अब इसी प्रोग्राम में मुजम्मिल असलम साहब जो बता रहे थे हुकूमती फैसले से मुतल्लिक कि उन्होंने कस्टम्स और जीएसटी आधे से भी कम कर दिया खुर्दनी तेल पर, ये बहुत बड़ी बात है। फिर आज जो सब्सिडीज, टारगेटेड सब्सिडीज पेट्रोलियम मसनूआत पे दी जा रही है, यानी एक तो टैक्स शायद बकौल शाहिद हकान अब्बासी साहब के, अगर इनकी बात भी मान ली जाए कि जिस तरह टैक्स हुकूमत ने कम किया है, और वो कह रहे हैं इस तरह तो आपको फिर आपने इसका मतलब बजट ही ठीक नहीं बनाया, अब अपना रेवेन्यू कम कर रहे हैं। तो जो शायद हकान अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं, और ये फिर टारगेटेड सब्सिडी पेट्रोलियम मसनूआत पर अलग से अगर दी जा रही है, तो मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा इकदाम है। इससे पॉलिटिकल माइलेज भी ज़ाहिर तहरीक इंसाफ को मिलेगी। मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, इस वक्त सिचुएशन ही ज़ाहिर ऐसी है, लेकिन खुशाइन बात इस सारी सूरत हाल में यह है कि अपोजिशन चाहे कुछ भी सोच के एहतजाज कर रही है, इसका फायदा अवाम को होना चाहिए, और वो होता नजर आ रहा है कि पहली मर्तबा हुकूमत भी अब अवाम से मुतल्लिक इजलास बुलाकर वो एहतसाब, वो नैब, वो लूटी हुई रकम मुल्क में वापस लेकर आने से निकलकर अब लोगों के हवाले से अगर ये कुछ सोच रहे हैं तो ये बड़ी खुशाइन बात है, और यही जमहूरियत है। अपोजिशन का भी यही काम है और हुकूमत का भी यही काम है जो अब इसने करना शुरू कर दिया। सिद्दीक, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि इस वक्त अपोजिशन भी अपना काम कर रही है जिनको काम करना है, और हुकूमत भी वही काम कर रही है जो उनको इस वक्त करना चाहिए? देखिए, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ उड़ाई साहब की कि ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन जब एक एहतजाज कर रही है, दबाव बढ़ा रही है, तो हुकूमत भी ज़ाहिर है ये चीज़ हीट महसूस कर रही है, और हीट सिर्फ अपोजिशन की वजह से नहीं कर रही। ज़ाहिर है हुकूमत को भी अंदाज़ा है कि जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, ज़ाहिर है ये सब लोग अपने हलकों में जाते हैं, इनको एहसास है, इदराक है, सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें आ रही हैं, तो वो तो है। लेकिन असल में अब जो अपोजिशन है वो जिस तरह से एक कोशिश कर रही है, जो उनके पास इतलात हैं, यानी सहाफ़ियों की खबरों की बुनियाद पर, तो उसमें देखना है कि वो किस तरह से अपनी हिकमत अमली चेंज करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने 2 हफ्ते का प्लान दिया है। हमारी अगर आप वो सुना दें जो राना सनौला साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है अगर लॉन्ग मार्च होता है तो वो वापस उस मौके पे पहुंच सकते हैं, तो वो जरा तो फिर उस पर जरा बात करते हैं। जरा देखिए नाज़रीन, राना क्या कह रहे हैं। शायद ये उम्मीद पैदा हो चुकी है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। क्या वाकई में नवाज शरीफ साहब वापस आने लगे? सिद्दीक, मारिया, वो क्या होता है, नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी तो मुझे नहीं पता तो ना तो लॉन्ग मार्च होने, ना नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है। नवाज शरीफ साहब फैसला करके गए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान वापस कभी नहीं आना। ये फैसला करके गए? वो फैसला करके गए। ठीक है, अब इस पे आगे देखते हैं कि वो वाकई में आता है नहीं आता है, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ इस तरह के पैगाम आ रहे हैं उनकी पार्टी की जानिब से, अंदर से भी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। मरीम नवाज के वकील भी रुदात कर रहे हैं कि अगर आप उनको रिलीफ दे दें, कुछ ना कहें, गिरफ्तार ना कर दो, वापस आ जाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको मिलवाएंगे सुमेरा खान से, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी पे छाई हुई हैं, और उसके साथ साथ इस वक्त उनको एक अवार्ड भी मिला, उनका नाम भी रिकग्नाइज किया गया। ब्रेक के बाद उनसे आपको मिलवाएंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ अरसा पहले हमने देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान एक कॉन्फ्लिक्टिंग जोन बना हुआ था। काबुल के अंदर हमने देखा बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहे थे, लेकिन उस दौरान बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट थे जो वहाँ पर थे, उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की। और अब अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट ने अपनी एक मैगजीन निकाली है, और उसमें उन्होंने अपनी गैलरी के अंदर एक ऐसी खूबसूरत लेडी का जिक्र किया है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और बहुत टाइम से हमारे शो का हिस्सा भी बनती रही लाइव। उन्होंने काबुल से भी हमें ज्वाइन किया, और उसके साथ साथ अभी वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ सहाफ़ी सुमेरा खान की। मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगी कि पहले आप ये देखिए किस तरह से वो कॉन्फ्लिक्टिंग जोन के अंदर रिपोर्टिंग करती रही हैं, फिर हम आपको उनसे मिलवाते भी हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पीछे लोग मौजूद भाग रहे हैं, लेकिन सुमेरा वहीं पर खड़ी हैं। किस तरह से बहादुरी के साथ उन्होंने अपने जर्नलिज्म के जो फराइज हैं वो सर अंजाम दिए हैं। सुमेरा हमारे साथ हैं। सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम मारिया, कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल वालेकुम ठीक ठाक। अस्सलाम। सुमेरा, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट ने अपनी गैलरी के अंदर आपको रिकॉग्नाइज किया है, आपने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत शुक्रिया मारिया, मुबारकबाद के लिए भी, आपका भी, अदील का भी बहुत शुक्रिया। और ऑब्वियसली सबसे पहली जो अखलाकी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली जाती है, जब आपको कोई असाइनमेंट मिलती है तो उसमें उस जिम्मेदारी को आप अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से निभा सकें, इसको पूरा कर दें। सेकेंडली, वो आपके मुल्क की रिप्रेजेंटेशन उसी तरह करे जिस तरह हमारे मुल्क के लोग, क्योंकि मैं वहां थी, लोग यहाँ पर थे मेरे मुल्क के, तो जाहिर है बहुत तवक्कुआत वाबस्ता थी। और जिस तरह की वो जगह है तो एक यूं समझे कि एक डबल एज्ड वेपन था अफगानिस्तान से रिपोर्टिंग करना। बट अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके कोऑपरेशन, आप सबकी दुआओं ने, और जब मैंने कोशिश थोड़ी बहुत जो की, वो अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि कुछ हद तक कामयाब हो सकी हूँ उसमें। सुमेरा, उस वक्त जब काबुल एयरपोर्ट के बाहर आप रिपोर्टिंग कर रही थी और फायरिंग हो रही थी, लोग खौफजदा थे, ज़ाहिर आप अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी, हमें अंदाज़ा है, हम भी फील्ड रिपोर्टिंग करते रहे हैं। उस वक्त ऐसी सिचुएशन होती है, कैमरे के सामने मौजूद रहना, लाइव रिपोर्टिंग को जारी रखना, उस वक्त सूरत हाल क्या थी, उस वक्त की जो सिचुएशन थी वो भी कुछ डिस्क्राइब कीजिएगा। अदील, उस वक्त एक बहुत तकलीफ दे सूरत हाल थी। मैं कल भी शायद किसी टीवी चैनल पर बात करी थी। मुझे अब वो एक वक्त गुजर गया तो अब वो रेमिनिसिंग हो रही है सारी कि हम कहाँ पर क्या करके आए। तो उस वक्त जब हम उस ब्लास्ट को वहां पर कवर करने से पहले, जब हम ये एयरपोर्ट की सिनारियोज कवर कर रहे थे, तो मेरे लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा, यूं समझे कि ये असाइनमेंट मेरे लिए बहुत यूनिक थी। मैं एक बड़ी तादाद में लोगों को देख रही थी अपने मुल्क को छोड़कर जाते हुए, और मैंने उस वक्त सबसे पहले तो ये शुक्र किया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में है हम। पाकिस्तान बहुत बड़ी बड़ी तकालीफ से गुजरा है, इससे बड़ी बड़ी तकालीफ से गुजरा, लेकिन यहाँ के लोग कभी इस तरह बड़े इन्फ्लक्स में अपने मुल्क को छोड़कर हिजरत करके नहीं गए, चाहे कोई भी हालात रहे हों। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी अ पाकिस्तानी। उस वक्त एक फीलिंग तो मेरे जहन में ये थी, क्योंकि लोग वहां पर, उससे पहले आपने देखा फॉल ऑफ काबुल वाले दिन लोगों ने जहाजों पर सवार हुए, लोग गिरे वहां से, इंसानी आज़ा के टुकड़े हमने देखे रनवेज पर बिखरे हुए। तो इट इज समथिंग जो कि शायद मुझे मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक एज अ जर्नलिस्ट मुझे कभी नहीं भूलेगा। खवातीन के हवाले से रिपोर्टिंग बड़ी चैलेंजिंग जॉब है, और क्या मैसेज देना चाहेंगी खास तौर पे इस तरह की जो सख्त हालात में आपने रिपोर्टिंग की और दुनिया ने आपके काम को तस्लीम किया, तो क्या खवातीन रिपोर्टर्स के लिए या नई जर्नलिज्म में आने वाली खवातीन के लिए क्या मैसेज देंगी? अदील, एक ही मैसेज मेरे जहन में आता है, और वो ये कि सख्त काम ही लेकर आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट्स को लेके, आसान असाइनमेंट्स को लेके, या अपने लिए आसानी देखकर काम में फिर कामयाबी मांगेंगे, उसमें आपको कामयाबी मिल जाती है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होती है। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया सुमेरा, बहुत बहुत आपको मुबारक। वी ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू, और जिस तरह से आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हमें बहुत खुशी हुई। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।